नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन देखने वाले कक्षा 7 एनसीईआरटी बायोलॉजी। क्यों? रेलवे एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन जेई में कक्षा 7 के जैसे पादप में जनन है ना, इनसे कुछ सवाल हैं लगभग हर सेट में पूछे जा रहे थे और अच्छे लेवल के सवाल थे जो कैंडिडेट आंसर नहीं कर पा रहे थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 8 तक की बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बायोलॉजी के यहाँ पर लगभग कक्षा 6 में ये चैप्टर हैं सारे एनसीईआरटी बायोलॉजी के। ओल्ड के सारे मैंने चैप्टर इंक्लूड कर दिए हैं। कक्षा 7 बायोलॉजी के ये चैप्टर हैं, इनको इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन ने लिए हैं। सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कैंडिडेट को आंसर नहीं पता है। और जैसे कक्षा 8 आप बायोलॉजी देखेंगे तो ये सभी चैप्टर हैं। फिलहाल जो मैंने पैटर्न चेक किया 2024 रेलवे एग्जाम्स का, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 7 की बायोलॉजी। तो अपन इस वीडियो में ये कक्षा 7 की बायोलॉजी की 5 चैप्टर हैं, एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने वाले हैं। बाकी इसकी फ्री पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? सभी की कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 बायोलॉजी की पूरी पीडीएफ डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं। लगभग आप देखेंगे तो 127 पेज के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हमारा टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप इंस्टॉल करना है, ई बुक में जाना है और इस कक्षा 6 से 8 की बायोलॉजी में कूपन कोड अप्लाई करना है TTBIO, TT बायो, और आप फ्री में ये डाउनलोड कर पाएंगे और अपने फ़ोन में इसको एक्सपोर्ट भी आप कर पाएंगे, गैलरी में सेव भी कर पाएंगे। और इसका प्रिंट वर्जन इसी पीडीएफ के पेज नंबर आपको लगभग 3 में मिल जाएगा। प्रिंट वर्जन डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी फ्री में। पीडीएफ के लिए टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप इंस्टॉल कर ई बुक सेक्शन में जाएंगे और इस पर क्लिक करके अप्लाई कूपन में TT बायो करना, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं पादपों में जनन, जो 2024 रेलवे एग्जाम्स में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। देखते हैं इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे रेलवे एग्जाम्स के मौके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं केवल ग्रुप डी में, एएलपी टेक्नीशियन जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, रेलवे और एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस है, आपके स्टेट लेवल का 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, रेलवे 2024 के पेपर मिल जाएंगे। एग्जाम इंटरफेस है जो टीसीएस में देखने को मिलता है, वो उसी टाइप से प्रैक्टिस रहती है। तो टीटीजे के कूपन कोड से आज ही चेकआउट करो पास प्रो, और पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें चैप्टर वाइज आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं। बाकी जो अपन बात कर रहे हैं रेलवे एग्जाम 2024 की, ये जब ये सवाल चेक किए तो पता चला कि आपके एनसीईआरटी 7 से भी सवाल पूछे गए हैं साइंस से। तो ये 1500 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसको हमने एनसीईआरटी कक्षा 9th और 10th की चैप्टर वाइज वर्गीकृत किए हैं। इसी प्रकार रेलवे 2019 जो एग्जाम 2022 ग्रुप डी का 1, उनके भी 1900 क्वेश्चन की ई बुक आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी, डिटेल में प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं कक्षा 7th यूनिट पादपों में जनन। जनन के महत्व की बात करें, सवाल पूछ रहे जनन क्यों महत्वपूर्ण है, जनन का क्या महत्व है। तो जीव अपने वंश या प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन नहीं करेंगे, अगली पीढ़ी नहीं बढ़ेगी तो उसका वंश और प्रजाति कैसे रहेगी, तो उसको बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। माता पिता से संतति का जन्म ही जनन कहलाता है। सभी जीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। पादप के अंग, पादप के मुख्य कायिक अंग आप सभी को पता है, मूल, तना और पत्ती हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसी पुष्प में केवल नर, केवल मादा या दोनों जनन अंग उपस्थित हो सकते हैं। तो आगे अपन देखें उभयलिंगी, एक लिंगी, तो केवल नर हैं या फिर केवल मादा या फिर दोनों जनन अंग एक ही पुष्प में उपस्थित हो सकते हैं। जनन के प्रकार में आपके दो आते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक से संतति है वो उत्पन्न होती है। लैंगिक में नर और मादा दोनों जनक आवश्यक है, लेकिन अलैंगिक में एक। तो इसमें है बीज या बीजाणुओं के बिना नए पादप उत्पन्न होते हैं। बीज या बीजाणुओं के बिना नए पादप अलैंगिक में। ये तेज, सरल और सुनिश्चित प्रक्रिया होती है। संतान अपने जनक के समान ही होती है। तो अलैंगिक में क्या है, एग्जैक्ट कॉपी होती है संतान, ये इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक में संतान जनक के समान होती है। अब यहाँ पर एक आता है आपके कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन ये अलैंगिक जनन होता है। कायिक भाग होते हैं पेड़ पौधे के, जैसे कि मूल है, जड़ है, तना है, पत्ती है, कली है। इन कायिक भागों से प्रवर्धन यानी नया पादप कायिक भागों से उत्पन्न होगा। जड़ से हो गया, तना से हो गया, तो नया पादप किस प्रकार है, पौधे के ही भागों से बन रहा है, वही कायिक प्रवर्धन है। इसके उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर गुलाब और चंपा,
ये तने की कलम से नए पादप बन सकते हैं। गुलाब और चंपा है, इन पादप है, पेड़ है, इनके तने की कलम से नए पादप। एक ब्रायोफिलम है, जिसे आप पत्थर चट्टा भी बोलते हो। तो ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारे कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं निकलकर नया पौधा बनाती है। तो ब्रायोफिलम पत्ती, इनकी कलिकाएं नया पौधा बना सकती है। तो ये कायिक भाग है, पत्ती कायिक भाग है, तना कायिक भाग है। तो ये कायिक प्रवर्धन है। गुलाब चंपा आपने तने का कलम से देखा, ब्रायोफिलम में पत्ती की कलिकाओं से है। एक है आपके शक्करकंद और डहेलिया, जड़ से नए पौधे बनते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्या, डहेलिया, इनकी जड़ से नया पौधा बनता है। तो इस टाइप से कक्षा 7th में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप हल्के में ले लेते हो। कैक्टस, विल्गन भाग से नया पौधा बनता है, विल्गन से। तो शक्करकंद डहेलिया जड़ से है, ब्रायोफिलम पत्ती से है, गुलाब चंपा तने की कलम से है। अब यीस्ट में अलैंगिक जनन की अपन बात कर रहे हैं, तो मुकुलन भी अलैंगिक जनन है, जो आपको हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलता है। मुकुलन, यीस्ट कोशिकाएं एक छोटी कली निकलती हैं, ये बढ़कर जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बना देती है। तो यीस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। शैवाल में क्या होता है, विखंडन होता है। शैवाल तालाबों में हरे अवपंखी गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। ये खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड से नया शैवाल उत्पन्न होता है। तो ये प्रक्रिया है पूरे एक तरीके से तालाब में उसको ढक देती है शैवाल से, वो विखंडन के कारण होती है। बीजाणु निर्माण, बीजाणु क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हवा से उड़कर दूर जा सकते हैं बीजाणु। और प्रत्येक बीजाणु एक कठोर आवरण से सुरक्षित रहता है, जिससे ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। उसके ऊपर आवरण रहता है कठोर। अनुकूल स्थिति मिलने पर बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव बनाते हैं। अनुकूल उनको जलवायु स्थिति मिली तो वो अंकुरित होकर नया जीव बनाएंगे। इतने हल्के होते हैं कि उड़कर जा सकते हैं। बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन की जो विधि है वो किस में देखने को मिलती है, मॉस में, फर्न में, कवक में, इनमें बीजाणु निर्माण होता है। और यहाँ से अलैंगिक जनन है। बीजाणु हल्के होते हैं और वो अंकुरित होते हैं अनुकूल स्थिति में, मॉस में, फर्न में और कवक में बीजाणु निर्माण। अब पुष्प के जनन अंग में आपके पुंकेसर और स्त्री केसर आते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है और पुंकेसर से परागकण बनते हैं। स्त्री केसर मादा जनन अंग है। स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये भाग होते हैं। और इसी अंडाशय में जो स्त्री केसर के अंदर होता है, अंडाशय में होता है बीजांड, और इस बीजांड में मादा युग्मक बनता है, बीजांड में बनता है। पुष्प की बात करेंगे तो एक लिंगी और द्विलिंगी। तो एक लिंगी और द्विलिंगी के उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं। एक लिंगी पुष्प में केवल नर या केवल मादा अंग होगा। तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन से हैं, मक्का एक लिंगी है, केवल नर भाग या केवल मादा भाग होगा, दोनों नहीं होंगे। मक्का, कक्का। तो एक लिंगी है पपीता, खीरा, ककड़ी। आ तो डबल डबल रहे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे क क, प प, म क क, लेकिन ये है एक लिंगी। मक्का, पपीता, खीरा, ककड़ी। बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी में आपके दोनों अंग होंगे, नर और मादा। द्विलिंगी में सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ये द्विलिंगी है। मक्का, पपीता, खीरा, ककड़ी एक लिंगी है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया द्विलिंगी है। नर और मादा पुष्प एक ही पादप पर या भिन्न पादपों पर हो सकते हैं। तो ये भी है कि नर और मादा पुष्प हैं, एक ही पादप पर या अलग अलग पादप पर हो सकते हैं, एक पर नर एक पर मादा। अब बात करते हैं अपन परागण की। आपने एक लिंगी देख लिया और द्विलिंगी या उभयलिंगी देख। परागण यानी नर और मादा युग्मक का मिलना। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना ही परागण है। पराग कण जो पुंकेसर से आते हैं, पुंकेसर में पराग कोश है, वहां से पराग कण निकलते हैं। और स्त्री केसर का भाग है वर्तिकाग्र। तो ये पराग कण वर्तिकाग्र तक जाएंगे, तो उनका वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाएगा। और परागण भी दो प्रकार का, सव और पर। सव परागण एक ही पुष्प में होता है, यानी एक ही फूल है, उसी के अंदर आपका परागकण है, उसी के अंदर आपका वर्तिकाग्र है, तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये पर सव परागण हो जाएगा। और पर परागण इसका उल्टा, एक ही पुष्प में ये दोनों ही नहीं होंगे कि आपका परागकण भी मिल जाए और वर्तिकाग्र भी। एक पुष्प के दूसरे, यानी एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो वो पर परागण है। अब किसके माध्यम से जा सकता है, जैसे एक पुष्प का परागकण है, कैसे जाएगा दूसरे पुष्प पर, वो हवा से जा सकता है, वो पानी में तैर कर जा सकता है, वो किसी कीट के चिपक जाए और वो कीट दूसरे पुष्प पर बैठे, तो उस प्रकार माध्यम है ट्रांसफर होने का। परागकण का बाहरी आवरण दृढ़ होता है। तो परागकण का जो बाहरी आवरण दृढ़ होता है तो उसे सूखने से बच जाता है ये आवरण। अब बात करते हैं निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। नर और मादा युग्मक का संलयन या संयोग निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। और नर और मादा युग्मक जो एकल कोशिकाएं हैं,
ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक ये जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये जाइगोट बनेगा यानी युग्मनज बनेगा। युग्मनज आगे जाकर आपका भ्रूण बनता है और भ्रूण फिर गर्भ बनता है और गर्भ से शिशु है। ये इस प्रकार युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण है वो एक तरीके से जैसे अपन बात करते हैं मानव में तो स्त्री के जो यूट्रस है गर्भाशय है वहाँ पर भ्रूण रहता है। तो निषेचन है नर और मादा युग्मक का मिलना। फल और बीज निर्माण कैसे, देखिए निषेचन हो गया, युग्मनज है, भ्रूण है। अब निषेचन के बाद अंडाशय है ना ये फल में कन्वर्ट होगा। निषेचन के बाद जो अंडाशय है उससे फल बन जाएगा और बीजांड से बीज बन जाएगा। अंडाशय के अंदर बीजांड है, ध्यान देना। बीज में भ्रूण होता है जो बीजावरण से सुरक्षित होता है। तो देखिए पूछ लें कि फल किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर गुद्देदार फल में ये है, कठोर फल में ये हो जाएंगे। बात करते हैं बीज प्रकीर्णन। इस पॉइंट से रेलवे एग्जाम 2024 में काफ़ी सवाल पूछे गए और कैंडिडेट ने गलत किया क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन का मतलब है बीजों के विभिन्न स्थानों पर फैलने की प्रक्रिया। एक जगह से दूसरी जगह बीज का जाना, कैसे जाएंगी, तो इसका उद्देश्य क्या हो गया, पादपों में धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कम करना। अब सारे बीज एक ही जगह उग जाएंगे तो उनके लिए धूप की कमी पड़ जाएगी, पानी की, खनिज की, सारों की कमी पड़ जाएगी। तो बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जरूरी है। अब कैसे जाएंगे, कौन सी माध्यम में बीज का एक जगह से दूसरी जगह प्रकीर्णन होने के लिए, पहला माध्यम आता है पवन द्वारा, यानी हवा के द्वारा बीज है हल्के होते तो उड़कर चले जाएंगे। तो पवन द्वारा कौन से बीज जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सवाल आया है। पंख युक्त बीज है ना, जिनके पंख होते तो वो हवा से ही जाएंगे। अब पंख युक्त बीज होते किसके हैं, सहजन के होते हैं जिसे ड्रमस्टिक बोलते हैं, और द्विफल जिसे मैपिल बोलते हैं। तो ड्रमस्टिक और मैपिल के पंख होते हैं, ये पंख युक्त बीज होते हैं, सहीजन, ड्रमस्टिक और मैपिल, यानी सहीजन और द्विफल। अब रोम युक्त बीज है ना, जिसके रोम बाल होते हैं, तो रोम युक्त बीज जो आंख में, मदार के और सूरजमुखी, ये भी हवा में उड़कर चले जाएंगे। रोम युक्त बीज है जो आंख और सूरजमुखी उदाहरण है, और घास के हल्के बीज भी, ये पवन द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। पवन में पंख युक्त बीज किसके हैं, सहीजन और द्विफल के। रोम युक्त किसके हैं, आंख या मदार और सूरजमुखी के। अब जल द्वारा, अब कुछ बीज होते हैं तैरने वाले, स्पंजी और तंतु में फल, जैसे नारियल तैर कर चला जाएगा। जंतुओं द्वारा भी जाते हैं, कुछ कांटेदार बीज होते हैं जो जंतुओं के चिपक जाते हैं। कांटेदार या हुकदार बीज में आता है यूरेना और जेंथियम। ये हुकदार और कांटेदार बीज होते हैं जो जंतुओं द्वारा एक जगह से दूसरी जगह प्रकीर्णित होते हैं। अब फलों के फटने से भी बीज यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। फल फटेंगे तो बीज उछलेगा, तो एरंड हो गया, बालसम हो, फल फट गया और वहीं पर बीज है वो प्रकीर्णित हो जाएंगे। तो वो एरंड और बालसम के फलों के फटने से। बीज प्रकीर्णन के क्या लाभ है कि एक ही स्थान पर प्रतिस्पर्धा कम हो, अधिक संख्या में वृद्धि ना हो, सूर्य और प्रकाश खनिज की प्रतिस्पर्धा कम हो, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायता होती है। तो बीज प्रकीर्णन के लाभ हैं। अब यहाँ पर पादपों में जनन के बाद अपन बात करते हैं पादपों में पोषण की। ये एनसीईआरटी का अलग चैप्टर है। पादपों का जनन आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो ये सारे चैप्टर अपन बिल्कुल जल्दी फटाफट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही कवर करते हैं। पादपों में पोषण, तो पादप और पोषक तत्व आप सभी को पता है, ये सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज हैं, प्रमुख घटक होते हैं, इन्हें पोषक कहते हैं, जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा कार्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। पोषण की परिभाषा है, पोषण का मतलब क्या है, पोषण यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। ग्रहण करना ही पोषण नहीं कि आपने भोजन खा ले तो वो पोषण है, उसका उपयोग करना, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग करने की विधि, ये आपके पोषण हो जाएगी। भोजन ग्रहण करना, अंतःग्रहण करना और उसका उपयोग करना। पोषण दो प्रकार के, एक तो स्वपोषण है, एक आपका विषम पोषण। स्वपोषण जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, शैवाल हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषण है जो दूसरे जीवों का भोजन खाते हैं, पेड़ पौधों को वो खा लेंगे। तो जंतु हैं अधिकतर, जो कवक है, कुछ पादप है, तो विषम पोषी होते हैं ये। पत्तियों को दोस्तों पादप की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि पौधे में भोजन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पत्तियों में होता है। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की मुख्य स्थलीय कोशिका है, मुख्य स्थलीय कोशिका है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। जल व खनिज जड़ों से वाहिकाओं, नलीनुमा उत्तक से होकर पत्तियों तक ये जल और खनिज भी पहुँचते हैं। तो ये खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। और वायु से, पत्तियाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड है पत्ती की सतह पर स्थित, सूक्ष्म रंध्र होते हैं पत्ती पर,
हॉल होते हैं छोटे छोटे, जैसे स्टोमेटा बोलते हो, इनसे प्रवेश करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य है, CO2। तो ये रंध्र काम करता है, द्वार कोशिकाएं से घिरा रहता है और एक CO2 वगैरह का आदान प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का कार्य है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना, अवशोषित करना। सूर्य का प्रकाश, जैसे पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है तो सूर्य का प्रकाश कौन ग्रहण करता है कि पत्तियों का क्लोरोफिल करता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति एक तो अनिवार्य है भाई, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश और क्लोरीन का जो क्लोरोफिल तो होने ही चाहिए। तो ये जो प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कैसे होगा, तो आप जड़ें क्या करेगी, जल लेके आएगी, हवा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है, जल CO2 क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश आ जाए तो आपका भोजन कार्बोहाइड्रेट बनेगा और साथ में ऑक्सीजन भी मुक्त होगी। यही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। अब पत्तियों में जैसे खाद्य फैक्ट्री है, फोटोसिंथेसिस हुआ तो भोजन बन गया। अब भोजन बनने पर वो स्टोर किस फॉर्म में रहेगा, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च के फॉर्म में संचित होता है। वातावरण, देखिए फोटोसिंथेसिस आपने किया ना, लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पौधे जब श्वसन करते हैं तो O2 ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पौधा अपना उल्टा करते हैं श्वसन में, अपनी तरह ही O2 ग्रहण करेंगे, CO2 छोड़ेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस में O2 ज़्यादा छोड़ते तो वो ज़्यादा हो जाएगी। रासायनिक समीकरण ये हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6O2। अब जैसे शैवाल भी क्लोरोफिल रखते हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वपोषी है, अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल भी, जो एल्गी आप कहते हो। पत्तियों के रंग तथा क्लोरोफिल का अस्तित्व, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंगों वाली पत्तियों में भी क्लोरोफिल मौजूद हो सकता है। अन्य रंगों वाले वर्णक क्लोरोफिल को ढक देते, वो ज़्यादा होते हैं, वर्णक है उसकी मात्रा ज़्यादा होती तो क्लोरोफिल ढक जाता है। हालांकि होता उसमें क्लोरोफिल ज़रूर है, जो अन्य रंग है ना उसके बावजूद उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि उसमें मौजूद है क्लोरोफिल। तो ऐसी पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस करेगी। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का संबंध, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, जो C6H12O6 जो ग्लूकोज वगैरह आप देखते हो। भोजन के अन्य घटकों के संश्लेषण में उपयोगी है। कार्बोहाइड्रेट से अन्य घटक हैं वो बनते हैं, कैसे, प्रोटीन में अतिरिक्त नाइट्रोजन होता है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नाइट्रोजन का स्रोत कैसे, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस वैसे सबसे अधिक है, प्रचुर मात्रा में, हाईएस्ट 78% नाइट्रोजन है। पर पौधे नाइट्रोजन डायरेक्टली ऐसे नहीं वायु से ग्रहण कर लेंगे, उस नाइट्रोजन का यौगिक बनाना पड़ेगा, जैसे आप स्त्रीकण बोलते हो। तो मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं, पेड़ पौधे खुद यौगिक नहीं बनाते हैं, तो मिट्टी के जीवाणु उस नाइट्रोजन को उपयोगी विलय यौगिकों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे उसका नाइट्रेट है, अमोनियम है, ये यौगिक बना दिया, फिर पौधे इसको नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये आपका नाइट्रोजन स्त्रीकरण हो जाएगा, जो कुछ जीवाणु करते हैं। उस जीवाणु में एक जीवाणु आता है राइजोबियम। राइजोबियम जैसे सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय यौगिक में बदलते हैं। तो राइजोबियम ने तो इस नाइट्रोजन को विलय यौगिक में बदल दिया और फलीदार पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और बदले में नाइट्रोजन को भी पोषण मिलता है। तो ये सहजीवी संबंध है जहाँ पर दोनों को लाभ हो रहा है। राइजोबियम ने जो नाइट्रोजन को यौगिक में बदल दिया है, उसके बदले राइजोबियम को पौधों से भोजन मिला और पौधों को ये विलय यौगिक हैं जो पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन के रूप में मिल गया। तो ये सहजीवी संबंध हो जाएगा, तो राइजोबियम याद रखना है। अब बात करते हैं होस्ट पादप की। तो वह जीव जिससे परजीवी भोजन प्राप्त करते हैं वो होस्ट है, जो दूसरों को भोजन दे रहा है वो परपोषी, होस्ट परपोषी यानी दूसरों को पोषण दे रहा है, और परजीवी जो ग्रहण कर रहा है वो परजीवी है और देने वाला परपोषी है। इसलिए जब अमर बेल किसी पौधे पर उगती है तो जिस पौधे पर ये चढ़ी होती है तो वो परपोषी, वो होस्ट प्लांट है। अमर बेल है खुद परजीवी है और दूसरे से पोषण प्राप्त कर रही है, जिससे ये पोषण प्राप्त कर रही है, जो पोषण दे रहा वो होस्ट प्लांट है, परपोषी पादप है। परजीवी पौधे अपने मेजबान से पोषक तत्व लेते हैं तो उसे प्रभावित करते हैं। परजीवी परपोषी आपने देख लिया, जो होस्ट होता है जिससे भोजन ग्रहण किया जाता है, और परजीवी जो करता है, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, किसी अन्य जीव के शरीर पर या भीतर रहकर उससे भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे परपोषी से भोजन ग्रहण करेंगे परजीवी, तो वो परजीवी है जो उन्हें हानि पहुंचाते हैं। परजीवी के उदाहरण में आता है आपका
कसकट्टा यानी अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल इम्पोर्टेंट है। जो अन्य पौधों जैसे तुलसी है, मोगरा, ये प्रपोषी होंगे। इनका रस चूसकर भोजन प्राप्त करता है अमरबेल। इसी प्रकार से परजीवी में प्लाज्मोडियम आता है। मनुष्य के रक्त में रहकर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, प्लाज्मोडियम है, ये भी परपोषी है। जू जू मनुष्य के शरीर पर रहकर रक्त सूचती है, तो अपना नुकसान करता है, ये परजीवी होता है, तो अपन इनके लिए परपोषी हो जाएंगे। एक आता है दोस्तों कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी जो कीड़े पकड़कर उन्हें पाचक रस से पचा लेते हैं। उनमें पाचक रस होता है, कीड़े को पकड़ेंगे, उन्हें पचा लेंगे, तो कीट भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये कीट भक्षी है। इस कीट भक्षी में उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कीट भक्षी में आता है घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये 7th क्लास में दे रखे, संड्यू। ये उदाहरण काफी कैंडिडेट को नहीं पता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी का उदाहरण नहीं है? तो ये तो है, घटपर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है और संड्यू है। ऐसे पौधे अक्सर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भाई ये कीट भक्षी कहाँ पर है, आपने नहीं देखे, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ मिट्टी नाइट्रोजन दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। मिट्टी उपजाऊ कम हो तो उनको पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं, तो इस टाइप से हो जाते हैं कि कीड़े पकड़ कर खाते हैं। तो कीड़ों से ये प्रोटीन और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम होता है। अब आता है यहाँ पर मृतजीवी पोषण, जो कवक में देखने को मिलता है। कवक क्लोरोफिल न होने के कारण स्वपोषी नहीं होते हैं, क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये स्वपोषी नहीं है। तो विषमपोषी के केस में मृत जीवी ये हो जाएंगे। वे मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों की सतह पर पाचक रस निकालकर, जो मृत हैं, जो विघटित हैं, उनकी जैविक पदार्थों पर ये पाचक रस छोड़ेंगे, और जो उन पाचक रस हैं, ये मृत शरीर है, उनको घोलने का काम करेंगे, और जो उनका अवशोषण कर देंगे फिर ये कवक वगैरह। तो ये मृतजीवी पोषण हो जाएगा। इस मृतजीवी के उदाहरण में मशरूम, ब्रेड पर उगने वाले फफूंद आदि इसी के उदाहरण हैं। तो मशरूम है, मृतजीवी है। ब्रेड पर उगने वाले फफूंद है जो कवक है। कवक के बीजाणु वायु में होते हैं। नम व उष्ण परिस्थितियां कवकों की वृद्धि के लिए अनुकूल है। तो कवक आपने देखा बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो ये जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उनका अंकुरण हो जाता है। सो यहाँ पर कवक अपने आप को गुणन कर लेगा। सहजीवी संबंध की बात करें, दोनों को फायदा। कुछ जीव उदाहरण कवक और वृक्ष की जड़ों के शैवाल एक दूसरे के साथ रहते हैं। कवक और वृक्ष की जड़ के शैवाल, तो उनको दोनों को आवास और पोषण बांटते हैं, तो सहजीवी संबंध है। जैसे लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल को लाइकेन, कवक और शैवाल का सहजीवी समूह ही लाइकेन कहलाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, कवक में नहीं होता है। तो कवक आश्रय जल खनिज अवशोषण सहायता करता है, तो खनिज है, जल है, इनके अवशोषण में शैवाल की सहायता करता है कवक, और फिर कवक भोजन जो शैवाल बनाता है उसको ग्रहण करता है। दोनों को फायदा है, तो ये दोनों है लाइकेन सहजीवी संबंध होता है कवक और शैवाल में। बाकी आपने राइजोबियम और फलीदार पौधों के बीच भी देखा है। पौधा आवास उत्पन्न करता है, उनको खाद्य उत्पन्न करता है, पैदा करता है, और बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, राइजोबियम। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पाचन की मूल परिभाषा और उद्देश्य। प्राणियों में पोषण है, पादपों में देख लिया है, जनन देख लिया पादपों में। प्राणियों में पोषण देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे कुछ खाद्य संगठक जटिल पदार्थ होते हैं, ये जटिल हैं। जंतु इन्हें सीधे उपयोग नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को सीधे उपयोग नहीं करेंगे, तो इन्हें सरल घटकों में, सरल पदार्थों में तोड़ेंगे, तो ये प्रक्रिया टूटने की विखंडन हो जाएगी, जटिल से सरल में। जटिल भोजन को सरल रूप में बदलने की जैविक प्रक्रिया है, वो ही पाचन है। पाचन यानी आप किस प्रकार जटिल खाद्य पदार्थ को सरल रूप में बदलते हो, किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का आप विखंडन करते हो, वही पाचन है। अब भोजन के अंत ग्रहण करने की विभिन्न विधियां। आप भोजन ग्रहण कैसे करते हो शरीर में? जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड है तो पौधों से मकरंद चूसते हैं। मानव शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर है ये अपना शिकार पूरा निगल लेते हैं। अजगर है ना, पूरा का पूरा शिकार निगल लेगा, उसको ऐसे नहीं कि दांतों से पहले उसका टुकड़ा करेंगे, नहीं, पूरा ही निगल लेगा पेट में। जलीय प्राणी है, व्हेल है, फिल्टर फीडर मछलियां हैं, ये पानी से खाद्य कणों को छान कर फिल्टर करके खाते हैं खाद्य कण। मानव में पाचन की क्या रूपरेखा है? तो मानव शरीर में भोजन एक सतत आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल से। मानव में क्या है? आहार नली है। आहार नली में क्या क्या आते हैं? शुरुआत होती है मुख गुहिका, यानी मुंह का जो खाली जगह वहां से, तो मुख गुहिका से भोजन आ जाता है ग्रास नली में, जैसे आप गर्शिका बोलते हो, और ये ग्रास नली आती है अमाशय तक, पेट तक आती है।
अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय से गुदा। ये पूरी आहार नार हो जाएगी। और बीच में आपको यकृत से पित्तरस मिलेगा, अग्नाशयी रस मिलेगा। तो ये बीच में से रसों को ग्रहण करता है, एंजाइम्स को। ये पूरी नली जिनसे ये भोजन जा रहा है, ये पाचन तंत्र बनाती है। इनसे संबंधित ग्रंथियाँ भी, नली है आहार नली, और विभिन्न यकृत हैं, अग्नाशयी ग्रंथियाँ मिलकर पूरा पाचन तंत्र बनाती है। तो इसमें आपकी लाला ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है, ये आहार नाल से कनेक्ट होती है, उनको अपना पाचक रस देती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एक फैक्ट, सितारा मछली यानी स्टार फिश। स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच वाले जीवों को खाती है। स्टार फिश किसको खाती है? जिनका कवच हो कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे जीवों को खाएगी जिनका कवच कैसा हो? कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच चाहिए। तो ये स्टारफिश क्या करती है? अपने मुख से अमाशय को, वैसे क्या करते हैं, क्या अपने पेट को आप मुंह से बाहर निकालते हो भोजन खाते हो? नहीं। लेकिन ये अद्भुत फैक्ट है, स्टारफिश है ना, अपने मुंह से अमाशय को बाहर निकालती, पेट को ही मुंह से बाहर निकाल लिया, और शिकार के कोमल भागों को पचाकर, तो अमाशय फिर कोमल भागों को पचाकर पुनः अंदर खींच लेगी। तो उसके ऐसा नहीं मुंह से नहीं, अमाशय को मुंह से बाहर निकाली, और अमाशय ही जो खाद्य पदार्थ है, शिकार है, उनके कोमल भागों को पचाएगा और फिर अंदर खींच लेगा इसको। ये स्टारफिश की विशेषता है। बात करते हैं ओरल कैविटी, मुख गुहिका का। मुख और मुख गुहिका, भोजन कहाँ से अंतर्ग्रहण होता है? मुख से ही तो होता है, ये अंतर्ग्रहण कहते हैं। दांत भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों की गर्तिका में धंसा होता है, सॉकेट में धंसा होता है मसूड़ों की। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंसिजर यानी कर्तक, रदनक, अग्रचौरणक और चौरणक। कर्तनक दांत हैं, इंसिजर हैं, जो भोजन को काटने के काम आते हैं, जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं ना भोजन को काटने में। और आगे के जो साइड में दांत होते हैं, जो आप भोजन को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए काम में लेते हैं, वो कैनाइन है। अब यहाँ पर सबसे पहले आगे वाले दांत की बात करेंगे। तो एक जबड़े में 4 दांत, ऊपर नीचे 8 दांत हो जाएंगे। 4 दांत होते हैं इंसिजर के, ऊपर भी 4 आगे वाले, नीचे भी आगे वाले 4 दांत है, वो काटने वाले हैं। अब उनके बगल में 2 दांत, ऊपर भी 2, यानी जैसे 4 दांत, 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। ये शुरुआत के दांत है जो बीच में आपके हैं, सबसे कर्तनक है। अब इसके बगल में यदि कोई 2 दांत है, जैसे इसके बगल में यहाँ पर एक दांत है, यहाँ पर एक दांत, ये है चीरने के लिए। कितने दांत हैं? 4 दांत हैं। तो शुरुआत में टोटल 8 दांत हैं, इंसिजर हैं, 4 दांत हैं आपके कैनाइन के हैं। अब 8 और 12, 8 4 8 12, ये याद रखना, 8 4 8 12। अग्रचौरणक, अग्र चर्वणक की बात करें, प्रीमोलर की बात करें, भोजन को पीसने के काम आता है। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े के, 4 निचले जबड़े में, तो टोटल 8 हो जाएंगे। और मोलर्स हैं जो आप भोजन को अधिक पीसने के लिए हैं। लास्ट वाली जो दाढ़ आप बोलते हो, वो कितनी दाढ़? ये हैं 6 ऊपर और 6 नीचे, तो 12 हो जाएगी। तो 8 और 4 12, और फिर यहाँ पर 12 और 8 20, 20 और 12 32 दांत होते हैं टोटल। तो इसमें आपके इंसिजर होते हैं 8, 4 हो जाएंगे। कैनाइन इसका आधा कर दो 4, और फिर यहाँ पर 8 और ये 12 कर दो। तो पहले तो आपने 4 कम किया 8 में से, उसके बाद 8 में से 4 जोड़ा है, तो 8 माइनस 4, 8 प्लस 4 है, ये याद रखना। कुल 32 होते हैं स्थायी दांत हैं। और दूध के दांत हैं, जो दूध के दांत हैं बचपन में निकलते हैं, लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। जैसे 10 माह में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, 10 से 12 माह में, और 8 वर्ष की आयु तक गिर जाएंगी। कुल संख्या होती है दूध के दांत 20 होती है, ऊपरी जबड़े में 10 और निचले में भी 10। इसमें आपके अग्र चर्वक नहीं होते हैं। अब बात करते हैं लार और लाला ग्रंथि की, स्लेवरी ग्लैंड की बात करते हैं, सलाइवा की बात करते हैं। मुंह में जो लार होती है ना, ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है, लाला ग्रंथि द्वारा। लार में एंजाइम होता है एमाइलेज, जो क्या करता है, अब मुंह में ही भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है, मुख गुहा में लाला ग्रंथि से ही। लार क्या करती है, उसका एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा होती, स्टार्च होती है, मंड होता है जिसे कहते हो, उसको शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को, मंड को शुगर में कन्वर्ट करता है। ये प्रयोग आयोडीन टेस्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, बैंगनी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा?
कि स्टार्च से शर्करा में कन्वर्जन हुआ है लार ग्रंथि के दौरान। तो आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो बैंगनी रंग शो कर देगा स्टार्च से, यानी कार्बोहाइड्रेट शुगर यहाँ पर बन चुकी है। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए आप आयोडीन टेस्ट करते हो और आयोडीन टेस्ट में कैसा कलर चेंज होता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। तो बैंगनी रंग का कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लार की शुरुआत हो जाती है पाचन की एमाइलेज के द्वारा, जो स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। जीभ के कार्य क्या है? जीभ पेशीय अंग है। पेशी यानी गति करता है जीभ, बोलने में, भोजन मिलाने में, निगलने में सहायता करता है जीभ। जीभ पर दोस्तों स्वाद कलिकाएं होती हैं और स्वाद कलिकाएं जैसे मीठा स्वाद है ना, जीभ का अग्रभाग होता है मीठे स्वाद को पहचानने के लिए। नमकीन, नमकीन जो स्वाद रहता है ना, ये अग्र और मध्य भाग इसको पहचानता है। सबसे आगे का भाग मीठा, नमकीन आगे और बीच का पहचानेगा। खट्टा पीछे, पार्श्व भाग खट्टे की पहचान करेगा। और कड़वा है, जीभ का पक्ष भाग है, वो कड़वे की पहचान करेगा। अब यहाँ पर अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, आहार नाल की बात करते हैं, जो मुख गुहिका से स्टार्ट होती है। किस प्रकार भोजन मुख गुहिका से गर्शिका, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत जाता है। तो उसमें गर्शिका की बात करें, मुख गुहिका में आपने देख लिया लाला ग्रंथि है, दांत वगैरह सारा देख लिया। इस इसोफेगस या फूड पाइप की बात करें तो ग्रसिका भोजन ग्रास नली यानी गर्शिका से होकर अमाशय में जाता है। इसकी मांसपेशियाँ, गर्शिका की जो मांसपेशियाँ होगी ना, उसमें लहरदार संकुचन होगा, यानी यहाँ पर पेरिस्टलेसिस। तो एक पेरिस्टलेसिस मूवमेंट गति होती है। इसी पेरिस्टल गति के कारण भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। चाहे आप उल्टा लटक जाएंगे फिर भी भोजन नीचे चला जाएगा। इसकी वजह है लहरदार चंकुसन होता है ग्रास नली की मांसपेशियों में। जब उल्टी होती है तो भोजन विपरीत दिशा में बाहर निकल जाता है। बात करते हैं ग्रास नली से भोजन आ जाएगा आपकी अमाशय में। अमाशय होती हैं जे शेप की। तो इस जे शेप की अमाशय में भोजन आ गया, जे आकार की। और आहार नाल का ये अमाशय है ना, सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है अमाशय। आंतरिक भित्ति इस अमाशय में तीन चीजें हैं वो स्रावित होती हैं। एक होता है म्यूकस अमाशय में। म्यूकस अमाशय की दीवार को अम्ल से सुरक्षा देता है। जैसे अमाशय की दीवार से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता खतरनाक होता है। जो अमाशय की दीवार है, भीतरी दीवार है, कितनी कोमल होती है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है ये अम्ल होता है, इतना प्रबल अम्ल है। तो उसके नुकसान को बचाने के लिए ये म्यूकस भी स्रावित करता है। और म्यूकस है वो थोड़ा लुब्रिकेंट टाइप होगा, जो अमाशय की दीवार को अम्ल से सुरक्षा देगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम आता है भाई? अमाशय पेट में अम्ल की क्या भूमिका है? अब भोजन ग्रहण करते उसके अंदर बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव भी होंगे, तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। माध्यम को भी अम्लीय बनाता ताकि एंजाइम कार्य कर सके। माध्यम यदि भोजन का अम्लीय नहीं हुआ तो एंजाइम कार्य नहीं करेगा उस पर। और अमाशय में एक जठर रस भी होता है, गैस्ट्रिक जूस भी होता है। जो जठरस क्या काम करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। जैसे आपने लार ग्रंथि का देखा ना, स्टार्च से किस प्रकार वो शर्करा में बदला है, इसी प्रकार यहाँ पर जठरस भी प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करेगा। प्रोटीन को करेगा जठरस, प्रोटीन को। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाते समय बात करते हैं तो भोजन के कण कभी कभी हमारी विंड पाइप श्वास नली में आ जाते हैं, जिससे अपन को खांसी होती है, हिचकी आती है भोजन खाने के दौरान। क्योंकि यहाँ पर श्वास नली अलग है और भोजन की नली अलग है, और खाना यदि श्वास नली में चला गया तो उस केस में वापस आएगा बाहर। तो सामान्य तो भोजन निगलते समय एपिग्लोटिस नामक मांसल वाल्व श्वास नली को ढक देता है। जैसे ही भोजन अपन निगलेंगे, भोजन नीचे जाएगा तो श्वास नली को ये एपिग्लोटिस है, ये वाल्व ढक देगा और भोजन को गर्शिका में भेजता है। तो ये एपिग्लोटिस याद रखिएगा, ये श्वास नली में भोजन न जाए तो ये ढक्कन का काम करेगा। अगर कभी ये वाल्व सही से बंद न हो एपिग्लोटिस, तो भोजन के कण श्वास नली में चले जाते हैं, जिसके कारण अपन को खांसी वगैरह आती है। बात करते हैं यहाँ पर अमाशय और उसके पास में होता है यकृत। यकृत में हालांकि भोजन नहीं जाता, लेकिन यकृत यहाँ पर पित्तरस स्रावित करती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कलर इसका गहरा लाल भूरा होता है। यकृत होती कहाँ पर है? जो अपनी एब्डोमिनल यानी पेट की कैविटी जगह है ना, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, उसके ऊपरी दाहिने भाग में, उदर गुहा के ऊपरी राइट अपर पोर्शन में स्थित होता है। और ये जो आपका यकृत है, डायफ्राम, इसके ठीक नीचे और स्टोमक जो जठर है इसके ऊपर पाया जाता है। और पित्तरस स्रावित करता है लीवर, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है पित्तरस। पित्तरस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पाचन करता है पित्तरस। बात करते हैं अग्नाशय। ये यहाँ पर आपका भोजन तो नहीं जाता, लेकिन ये भी अपना श्रावण यहाँ पर करता है भोजन में। हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, अमाशय के नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ता है।
बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टिन शुद्रांत्र या छोटी आंत की। छोटी आंत की लंबाई सबसे पहले है 7.5 मीटर। अत्यधिक कुंडलित नली होती है, कुंडलित नली होती है छोटी आंत कुंडली बनाती हुई। पाचन प्रक्रिया का मुख्य स्थल है, यानी सर्वाधिक पाचन है, और फाइनल पाचन की बात करेंगे छोटी आंत में होता है। यकृत और अग्नाशय से रस छोटी आंत में ही आता है, यकृत का पित्तरस और अग्नाशयी रस। साथ ही आंतरस भी ये स्रावित करता है। अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जटिल से सरल में। वसा को वसामल और ग्लिसरॉल में करती है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल रहा है, वसा वसामल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में। अब यहाँ पर छोटी आंत में लगभग भोजन का पाचन हो गया। अब अवशोषण भी हो जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाएं हैं उसमें चला जाता है, और पूरी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। किस प्रकार भोजन का पाचन हुआ, तो जो पोषक तत्व है बढ़िया बढ़िया वो ब्लड में जाकर पूरे शरीर में कैसे जाएंगे, तो अवशोषण होना जरूरी है, वो भी छोटी आंत में होता है। इस हेतु छोटी आंत में रसांकुर या दृग्रोम होता है, जैसे विल्ली बोलते हैं। तो छोटी आंत में विल्ली होती है जो अंगुली नुमा उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, जो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर होती है। तो छोटी आंत की सतह पर ये अंगुली नुमा प्रवर्ध होंगे, जैसे विल्ली कहेंगे। इसी विल्ली के द्वारा, इन्हीं प्रवर्धों से होता हुआ जो पोषक तत्व है वो ब्लड में जाता है। तो अवशोषण का क्षेत्रफल ये बढ़ा देती है दीर्घरोम। दीर्घरोम में ही ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं दीर्घरोम में होती हैं, और इसी रक्त वाहिकाओं में ये पोषक तत्व जाता है, पचा हुआ भोजन जाता है। अब बात करते हैं स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण जब पचे हुए भोजन के पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा, अम्ल है, ये पचे हुए भोजन के पोषक तत्व हैं, ये रक्त द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए आपका अवशोषण हो गया विल्ली के द्वारा, ब्लड में ये पोषक तत्व चले गए, और वहाँ इनका उपयोग होता है कोशिका में। कोशिका में इन पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में, वृद्धि में, शरीर निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया स्वांगीकरण है। किस प्रकार पोषक तत्व हैं ये कोशिका तक जाएंगे और उसका उपयोग होगा, ये स्वांगीकरण कहलाएगी। कोशिका में ग्लूकोज, जैसे कि कोशिका में ग्लूकोज गया है, अब इससे ऊर्जा कैसे बनेगी, तो पूरी स्वांगीकरण हो जाएगा। कोशिका में ग्लूकोज, जैसे पाचन हो गया, भोजन का पाचन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया। अब ग्लूकोज कोशिका में चला गया है ब्लड के साथ। अब ग्लूकोज कोशिका में जाएगा तो साथ में ऑक्सीजन भी आया है ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन मिलेंगे, तो यहाँ पर विघटन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये ऊर्जा ही प्रक्रिया स्वांगीकरण है। और जो भोजन नहीं पचा है छोटी आंत में, जिनका पाचन नहीं हुआ है, वो बड़ी आंत में चला जाएगा। पानी वगैरह का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है। तो क्षुद्रांत्र से देखिए, क्षुद्रांत्र आपने छोटी आंत देखी 7.5 मीटर है, बड़ी आंत है ये चौड़ी होती है, लेकिन छोटी आंत से ये छोटी होती है। लंबाई इसकी 1.5 मीटर है। मुख्य कार्य है जल और लवण का पुनः अवशोषण है। अब देखिए छोटी आंत ने मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया, लेकिन पानी है और लवण का अवशोषण नहीं हुआ, तो वो बड़ी आंत में होता है। तो जल और लवणों का अवशोषण होता है बृहदांत में। और जो भोजन अपचित है वो मल के रूप में मलाशय में जाता है, बृहदांत से होता हुआ गुदा द्वारा निष्कासित होता है। फिर अब आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज की बात करें, जैसे पेट में ये सारी चीज़ें सबसे पहले किसने देखी? 1822 की बात है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन को गोली लगी, जिससे आमाशय में छेद हो गया। व्यक्ति है एलेक्सिस सेंट मार्टिन, इनको 1822 में गोली लगी, आमाशय में हो गया छेद। उनका उपचार, अमेरिकी चिकित्सक नाम है विलियम ब्यूमोंट। ब्यूमोंट ने मार्टिन का उपचार किया, और जो हॉल हो गया था आमाशय में, ब्यूमोंट ने आमाशय को अंदर से देखने का अवसर मिला। ब्यूमोंट ने इसका ट्रीटमेंट किया, तो ब्यूमोंट ने आमाशय को अंदर से देखा, और देखने पर क्या पाया इन्होंने? ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, भोजन के पाचन में मंथन करते हुए देखा आमाशय में। इसकी भित्ति से पाचक रस निकल रहे हैं। आमाशय शुद्रांत्र में तभी खुलता जब पाचन पूरा हो जाता है आमाशय में, तब वो छोटी आंत में खुल रहा है। ये सारी चीज़ें किसने देखी? ब्यूमोंट ने देखी। इस प्रयोग से पता चला कि आमाशय में रासायनिक पाचन होता है। तो विलियम ब्यूमोंट को आमाशयी शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी विलियम ब्यूमोंट को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं, जैसे अपने देख लिया मानव में किस प्रकार पाचन होता है, इसी प्रकार बात करते हैं घास खाने वाले जंतु। घास खाने वाले जंतु को दोस्तों रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट, जो घास खाते हैं। कौन खाते हैं? गाय हैं, भैंस हैं, हिरन, बकरी, ये सभी घास खाते हैं। तो ये पहले घास जल्दी निगलते हैं। तो ऐसा नहीं कि घास खाने के दौरान इनका फाइनल नहीं, जल्दी जल्दी पहले तो ये घास को निगलते हैं,
और इसमें होता है रुमेन, प्रथम अमाशय होता है। जिस प्रकार अपने अमाशय होता है इसमें 2 अमाशय, तो पहला अमाशय है जिसे रुमेन कहते हैं और अमाशय के 4 भाग होते हैं। रुमेन में सेलुलोज पाचक जीवाणु होते हैं। अब घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को पाचन करने वाले जीवाणु कहाँ पर होंगे, इस अमाशय में होंगे, रुमेन में होंगे। रुमेन है आपका प्रथम अमाशय। अब जो आंशिक पचा पदार्थ हैं, जैसे आप जुगाल, जो अभी तक पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी पहले तो घास को अमाशय में, रुमेन में आ गया घास, अब वापस इसको पाचन करने के लिए, अभी तो पूरा पाचन नहीं हुआ, आंशिक पचा हुआ जो पदार्थ है ना, जो घास शुरुआत में डायरेक्टली इन्होंने निगल कर ये अमाशय में, रुमेन में आ गया। अब ये आंशिक पचा पदार्थ को आप कहते हो जुगाल। जुगाल वापस ये गाय वगैरह पुनः दोबारा मुख में लेकर आएंगी। तब आप देखते हो रात्रि में जब गायें वगैरह बैठी रहती हैं तो ये जुगाली करती रहती है, इसे जुगाली प्रक्रिया कहते हैं। यानी भोजन को अमाशय रुमेन से वापस मुख में लाएंगे और फिर उनके पाचन करेंगे। तो मानव सेलुलोज नहीं पचा सकता है। घास अपन क्यों नहीं खाते, क्योंकि अपने रुमेन में वो बैक्टीरिया नहीं है जो इनका पाचन कर सके, क्योंकि हमारे अमाशय में ऐसे जीवाणु नहीं होते हैं जो सेलुलोज को पाचन कर सके। सेलुलोज जो घास में होता है। अन्य शाकाहारी जंतु जो घोड़ा है, खरगोश है, इनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक अंधनाल भी होता है। अंधनाल जहाँ पर जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो आपको पूछ ले अंधनाल है ये किसके बीच में होता है, छोटी और बड़ी आंत के बीच में होता है अंधनाल। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें, जैसे जुगाली करने वाले जंतु हैं, जैसे आपने कहा रूमिनेंट जो जुगाली करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के प्रथम भाग में जमा करते हैं और अमाशय के 4 भाग होते हैं। रुमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमासम होता है, एबोमासम होता है। एबोमासम को आप कहते हो सच्चा अमाशय। जुगाली रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन, जो भोजन का आंशिक पाचन हुआ है रुमेन में, अमाशय के रुमेन में, वो तो जुगाल है, उसे कड बोलते हैं। और बाद में ये भोजन पुनः मुख में लाया जाता है, जंतु इसे धीरे धीरे चबाते हैं, यही जुगाली है। सेलुलोज का पाचन आपने देखा, घास में सेलुलोज होता है, रुमेन में जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं और मनुष्य में नहीं होता है। अंधनाल आपने देखा, घोड़ा, खरगोश में छोटी और बड़ी आंत के बीच में थैलीनुमा संरचना, जिसे आप अंधनाल कहते हो। अब बात करते हैं अमीबा में कैसे पाचन होता है। अमीबा है ना, ये एक कोशिकी है, एक ही कोशिका का पूरा ये अमीबा बना हुआ है सूक्ष्म जीव, जो जलाशयों में पाया जाता है। इसकी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका है तो कोशिका झिल्ली है, केंद्र के इसमें कोशिका दैर्घ्य है, ये सारी धानियाँ वगैरह भी होता है इसमें। अमीबा अपनी आकृति बदलने वाला जीव है, अपनी आकृति बदल देता है अमीबा। अमीबा अंगुली के समान प्रवर्ध रखता है, अंगुली नुमा प्रवर्ध होंगे, इस टाइप से अंगुली नुमा अमीबा में। इन प्रवर्धों को अंगुली नुमा होंगे, इन्हें आप कहेंगे पादाभ या कृत्रिम पांव कहेंगे। इसका कार्य क्या रहता है, अंगुली नुमा प्रवर्ध या पादाभ का कार्य रहता है इनका अमीबा को गति करना और भोजन पकड़ने में सहायता। यही पादाभ से अमीबा भोजन पकड़ता है। जब अमीबा को भोजन का आभास होता है कि यहाँ पर भोजन है, तो ये पादाभ अंगुली नुमा जो प्रवर्धन इसको बढ़ाएगा और भोजन को घेर लेगा और भोजन खाद्य धानी में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ये खाद्य धानियाँ होती है और खाद्य धानी में भोजन चला गया तो खाद्य धानी में होगा पाचक रस, और ये रस भोजन को घुलनशील पदार्थ में बदल देगा। और जो भोजन देख पा रहे हो, एक ही कोशिका में सारा काम हो रहा है। पचा हुआ भोजन कोशिका दैरों में अवशोषित हो जाता है। ये भोजन अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और प्रजनन में सहायता करता है। जो भोजन पचा नहीं पाता है तो अमीबा कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल देता है, इस प्रकार उत्सर्जन भी हो जाता है। तो आपने देख लिया किस प्रकार जीवों में पोषण होता है। अब जीवों में श्वसन की बात कर लेते हैं। श्वसन जैविक प्रक्रिया, ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। देखिए श्वसन में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और श्वसन की का अभिक्रिया है। ऑक्सीजन किस प्रकार ग्लूकोज का, यह भोजन का मुख्य घटक ग्लूकोज है, उसको तोड़ेगी और उस ग्लूकोज से, देखिए कोशिका में होता है श्वसन, और कोशिका में ऑक्सीजन भी आ जाती है। ऑक्सीजन से वो ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा में कन्वर्ट होगा और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनेगा, यही श्वसन है। इस प्रक्रिया को कोशिका के भीतर होने के कारण कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर होता तो ये कोशिकीय श्वसन है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये तो प्रक्रिया हो गई आपकी श्वसन की, जहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ये C6H12O6 है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज होता है, इसको CO2 H2O और ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये आपका श्वसन है, कोशिका में होता है तो कोशिकीय श्वसन। अब श्वसन के प्रकार में वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय। वायवीय श्वसन आपने देखा कोशिका में, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसमें CO2 H2O और ऊर्जा बन रही थी, जो मनुष्य जानवर में होता है।
और यदि ऑक्सीजन न हो और श्वसन अवायवीय श्वसन हो जाए तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब एल्कोहल। अब CO2 और ऊर्जा, CO2 और ऊर्जा इसमें भी बन रही है जो वायवीय श्वसन में बन रही थी, लेकिन साथ साथ में क्या है, अवायवीय श्वसन से एल्कोहल बदल गया। ये अवायवीय श्वसन होता किस में है, जैसे कोशिकीय श्वसन आपने, वायवीय श्वसन आपने देखा मनुष्य में होता है, अवायवीय होता है कुछ जीवाणु और यीस्ट में होता है अवायवीय, और अवायवीय से यीस्ट से एल्कोहल बन रहा है, आप देख पा रहे हो एल्कोहल। रासायनिक अभिक्रिया ये हो गई आपके कोशिकीय श्वसन की, वायवीय श्वसन की। अवायवीय श्वसन का उदाहरण आपने देखा यीस्ट, जिससे एल्कोहल बदलता है। यीस्ट आपका एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। यीस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा और ग्लूकोज कहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। इसलिए यीस्ट का उपयोग शराब बनाने और ब्रेड को फुलाने में किया जाता है ताकि CO2 बने और ज़्यादा से ज़्यादा और ब्रेड फुलाने में काम आए। और यीस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को एल्कोहल में भी कन्वर्ट करता है, तो वाइन बनाने में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। मानव पेशियों में अवायवीय श्वसन, अपनी जो पेशियाँ होती हैं, कभी कभी अपन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, योगा करते हैं, काम करते हैं, तो पेशियों में ऐंठन दर्द होती है क्योंकि वहाँ पर अवायवीय श्वसन हो गया। और पेशियों में अवायवीय श्वसन होने पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण अपना दर्द होता है। ज़्यादा भागदौड़ व्यायाम कर लेंगी तो पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अवायवीय श्वसन हो जाएगा, और पेशियों में अवायवीय श्वसन हुआ तो ग्लूकोज पूरा नहीं टूटेगा, वो आंशिक टूटेगा और ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। और लैक्टिक अम्ल जब अपने पेशियों में संचय हो जाएगा तो वहाँ पर दर्द हो जाएगा। और गर्म पानी से स्नान करेंगे, मालिश करेंगे तो ब्लड फ्लो वहाँ पर होगा और उसमें ऑक्सीजन आएगी, अधिक ऑक्सीजन पहुँचेगी जब आप स्नान करेंगे, मालिश करेंगे, फिर वो लैक्टिक एसिड टूटेगा और CO2 जल ऊर्जा मिल जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर अवायवीय श्वसन पेशियों में हो जाए तो लैक्टिक अम्ल के कारण एंटन होती है, अवायवीय श्वसन यीस्ट में हो जाए तो फिर एल्कोहल बनता है। श्वसन की प्रक्रिया बात करते हैं तो एक अंतःश्वसन, एक उच्छ्वसन। अंतःश्वसन ऑक्सीजन युक्त वायु को भीतर लेना, ऑक्सीजन की अंतःश्वसन है, ऑक्सीजन आपने भीतर ली, और उच्छ्वसन यानी CO2 आप छोड़ेंगे, तो CO2 को छोड़ना, उच्छ्वसन एक्सहेल करना, इनहेल करना यानी ऑक्सीजन अंदर लेना। ये प्रक्रिया डायफ्राम और पसलियों की गति से नियंत्रित होती है। अब अंतःश्वसन करेंगे यानी ऑक्सीजन अंदर लेंगे, जैसे ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो पसलियों की दिशा ऊपर और बाहर हो। आप कोशिश कीजिए सांस अंदर लेंगे तो पसलियाँ ऊपर की ओर गति करेगी और डायफ्राम की दिशा है वो नीचे होगी। तो वायु अंदर जाने पर फेफड़े फूलते हैं, फैलते हैं। डायफ्राम जो नीचे होता है आपका पसलियों का, वो पूरा डायफ्राम है, वो नीचे की ओर। उच्छ्वसन में डायफ्राम ऊपर आ जाता है, पसलियाँ नीचे और भीतर चली जाती हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक वयस्क व्यक्ति सामान्य अवस्था में प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है, 15 से 18 बार सांस लेता है। जो श्वसन दर एक वयस्क व्यक्ति की 15 से 18 बार। व्यायाम करने पर ये 25 बार भी हो सकती है। अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और CO2 का प्रतिशत, कितनी वायु अंदर लेते हो, कितनी छोड़ते हो। जब आप इनहेल करते हो तो O2 का प्रतिशत रहता है 21%। अब इनहेल में आप सांस अंदर ले रहे हो तो वहाँ पर CO2 भी आ रही है, वो आती 0.04% है। अब आप एक्सहेल कर रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उस केस में O2 होती 16.4, CO2 आप ज़्यादा छोड़ते हो, यहाँ पर 0.04 के बजाय 4.4% है। तो इनहेल एक्सहेल में परसेंटेज ऑफ O2 और CO2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं श्वसन और स्वास्थ्य, ये ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारी नाक में उपस्थित रोमकण होते हैं, बाल होते हैं ना नाक में, धूल, धुआं, परागकण, ये तत्वों को अंदर जाने से रोकते हैं। और बाकी यहाँ पर विभिन्न जीवों में श्वसन की विधियाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे मनुष्य हैं, पक्षी हैं, जो स्तनधारी हैं वो श्वसन करते हैं फेफड़ों से, ये वायवीय श्वसन है, अपन फेफड़ों से करते हैं। कॉकरोच व कीट किससे करते हैं, उसमें होते हैं श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल, ट्रेकिया। शरीर में वायु नलियों का जाल होता है, तो श्वास रंध्र से करते हैं कॉकरोच और श्वास प्रणाल दोनों, कॉकरोच और कीट करते हैं। केंचुआ श्वसन करता है त्वचा से, मेढक करता है फेफड़ा और त्वचा दोनों से, मछलियाँ करती क्लोम से। ये सारे इंपॉर्टेंट है कौन किससे श्वसन करता है। पादप करते, पादपों में होता है रंध्र। अब विशेष उदाहरण आपकी व्हेल और डॉल्फिन है, ये दोनों ही जलचर स्तनधारी है। व्हेल, डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी है मानव की तरह। ये फेफड़ों द्वारा श्वसन करती हैं। पानी में रहती तो आपको लगता होगा कि मछलियों की तरह इसमें भी क्लॉम गिल्स होंगे, लेकिन ये किससे करती है, पानी में रहती व्हेल डॉल्फिन, इसके बावजूद ये स्तनधारी तो फेफड़ों द्वारा, इसलिए इन्हें समय समय पर सतह पर आना पड़ता है व्हेल और डॉल्फिन, क्योंकि इसमें गिल्स नहीं होते हैं। ऊपर आने पर भी नाक के छिद्रों से पानी को फुहार छोड़ते, जिससे आप टीवी वगैरह में देखते होंगे इनको।
पादपों में श्वसन कैसे होता है? पादप सभी जीवों की भांति ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पादप भी अपनी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। श्वसन पादप के सभी भागों में होता है, जड़, तना, पत्तियों में सभी में होता है श्वसन। पादप के प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। यानी पत्तियां अकेली O2 लेकर CO2 छोड़ सकती है, तना अकेला O2 लेकर तना ही CO2 छोड़ेगा, जड़ अकेली O2 लेकर CO2 छोड़ सकती है। देख पा रहे हो, पादपों के प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से O2 ग्रहण करके CO2 निर्मुक्त कर सकता है। पत्तियों में होता है रंध्र, जो CO2 O2 के गैसों के विनिमय के लिए इंपॉर्टेंट है। जड़ें मिट्टी के वायु अवकोशों में ऑक्सीजन ग्रहण करती है। मिट्टी में जो जगह रहती है वहां पर ऑक्सीजन होता है, उससे जड़ें ग्रहण करती है। अधिक पानी डालेंगे आप, जैसे आपने गमले में ज़्यादा पानी डाल दिया, गमले में ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर मिट्टी के गैप कम हो जाएंगी, मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी। तो मिट्टी में वायु छिद्र थे ना, बंद हो गए तो O2 नहीं मिलेगी, तो श्वसन नहीं होगा, तो वो सड़ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर, इसमें देखते हैं जंतुओं और पादप में परिवहन। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है? हृदय, रक्त वाहिनियां मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती है। यानी रक्त को पंप करता है, मोटर के रूप में कार्य करता है हृदय, और रक्त पंप होकर रक्त वाहिनियों से होता हुआ शरीर के प्रत्येक कोशिका हिस्से तक जाता है। तो ये पूरा शरीर का परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती है। रक्त, ब्लड की बात करें तो ब्लड आपको पता है तरल फॉर्म में होता है, द्रव होता है, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। कार्य क्या होता है? जो पाचित भोजन आपने देखा छोटी आंत में, छोटी आंत में विल्ली होती है, यानी रसांकुर होता है, विल्ली होती है। तो ये विल्ली क्या करती है? इसमें अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं और इसमें छोटी छोटी आपकी रक्तवाहिनियों से होता हुआ सबसे पहले जो पोषक तत्व है ना, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड वगैरह जो पचा हुआ है छोटी आंत में, वो इस छोटी आंत की क्षुद्रांत्र से ब्लड में प्रवेश करता है। पाचित भोजन ब्लड में प्रवेश करके शरीर के प्रत्येक हिस्से कोशिकाओं तक जाएगा। तो फेफड़ों से क्या आती है? ऑक्सीजन लेकर ब्लड है, शुद्ध रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है, और अपशिष्ट पदार्थ भी ब्लड में ही रहता है, और कोशिकाओं से एकत्र जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो उत्सर्जन के स्थान तक पहुंचाया जाता है ब्लड के द्वारा। रक्त की संरचना में ब्लड में होता है क्या? जो तरल फॉर्म है ना ब्लड में, इसमें होता है प्लाज्मा, होता है जो रक्त का तरल भाग है। साथ में ब्लड में होती है रक्त में कोशिकाएं, RBC, WBC और प्लेटलेट होती है। तो ये प्लेटलेट्स, RBC, WBC ये मिलकर रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं, और प्लाज्मा, ये दोनों ही रक्त के पार्ट हैं। जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है। RBC की बात करें तो RBC, इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है। रक्त का लाल कलर इस हीमोग्लोबिन नामक वर्णक से होता है। हीमोग्लोबिन है, इसकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है। ब्लड में ऑक्सीजन है, इस हीमोग्लोबिन से होता साथ बॉन्ड होकर आता है। यही खून को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन की कमी से, देखिए ऑक्सीजन रक्त के साथ कैसे प्रत्येक कोशिकाओं में जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन ही शरीर में कमी हो गई, जैसे आपका हीमोग्लोबिन 12-13 से कम हो गया, उस केस में आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगी, इसलिए हीमोग्लोबिन आवश्यक है। श्वेत रक्त कोशिका, देखिए WBC रक्त कोशिका का भाग है, रोगाणु को नष्ट करती है। शरीर में रोगों से लड़ने के लिए WBC इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट क्या करती है? रक्त का थक्का प्लेटलेट के कारण जमता है, और चोट पर खून बहना, जैसे प्लेटलेट किसी की बहुत डाउन हो गए, जैसे डेंगू वगैरह में होती है ना, तो फिर रक्त वहाँ पर बहुत पतला हो जाएगा, उनका थक्का नहीं बढ़ेगा। थोड़ी बहुत चोट आ गई तो फिर ब्लीडिंग होती जाएगी, अंदर ही ब्लीडिंग हो जाए तो फिर मृत्यु हो जाएगी। रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, जैसे रक्त कहाँ पर बहता है? ऐसा नहीं खुला ही नालों की तरह चलता है शरीर में, नहीं, उसमें वेसल्स होती है, यानी पाइप के रूप में काम करती है। धमनियाँ हैं, सिरा हैं। सबसे पहले अपन रक्त वाहिनियों में धमनियों की बात करें, आर्टरीज की बात करें, तो इस आर्टरी में, धमनियों में है, वो अमूमन आता है शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड है वो। जैसे कि अपने शरीर के हार्ट में, हृदय में शुद्ध रक्त सबसे पहले जो पंप होता है ना, वो धमनियों से होता हुआ होता है। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त यानी उसमें ऑक्सीजन है। हृदय के प्रत्येक भाग तक कौन लेकर जाती है? धमनी लेकर जाती है। धमनी का काम यही है, हृदय से ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक लेकर जाना। इनकी दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हृदय रक्त को पंप करता है तो प्रेशर रहता है। पेशी प्रत्यास्थ इलास्टिक होती है, क्योंकि रक्त यदि पंप हुआ, प्रेशर रहा, तो प्रेशर को झेलने के लिए इलास्टिसिटी होनी जरूरी है, प्रत्यास्थ होनी जरूरी है, यानी उसमें लचीलापन जरूरी है। रक्त अधिक दाब पर प्रवाहित होता है तो दीवारें मोटी होती हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पर धमनियाँ, इसमें वाल्व नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, और महाधमनी, फुफ्फुसी धमनी में वाल्व होते हैं। देखिए
अपवाद है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें वाल्व होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जैसे मैं आपको धमनी का मतलब बताऊं ना, रक्त को हृदय से लेकर जाना, रक्त यानी ब्लड को हृदय से ब्लड को लेकर जाना, यानी हृदय से दूर लेकर जाना ब्लड को, धमनी का काम होता है। अब जब पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, हृदय में रक्त, अशुद्ध रक्त आ गया तो उसको लेकर शुद्ध होने के लिए लंग्स तक लेकर जाते हैं, ये फुफ्फुसीय धमनी होती है। इसमें वाल्व होते हैं। महाधमनी होती है, मैं नीचे बताऊंगा महाधमनी कौन सी, उसमें भी वाल्व होते हैं। शिरा की बात करते हैं, शिरा में वाल्व होते हैं जो रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं। शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लेकर जाती है। अब धमनी का काम है हृदय से रक्त को लेकर जाना और शिरा का काम है हृदय तक रक्त को लेकर आना। रक्त जो अशुद्ध है, जिसमें CO2 युक्त रक्त है, शुद्ध होने के लिए वापस हृदय में, शरीर के अंगों से ही तो आएगा रक्त। अब देखिए, हृदय से शरीर के अंगों में रक्त गया है धमनी से होता हुआ, शरीर के अंगों से वापस हृदय में रक्त आएगा जो अशुद्ध रक्त है, CO2 युक्त रक्त है, तो हृदय में रक्त लाना है शिरा का काम। इस शिरा की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि हृदय है रक्त को पंप करता है, पंप करता तो प्रेशर रहता है, तो धमनी में वालों की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली रक्त आगे ही बढ़ता, पीछे नहीं आता है, शरीर के प्रत्येक अंग कोशिका तक जाता है। अब रक्त पंप होकर शरीर के भागों तक, अंगों तक चला गया, कोशिकाओं तक चला गया, रक्त वापस हृदय में आएगा, वो सिराओं से आएगा, तो सिरा में वाल्व होते हैं। ऐसा नहीं रक्त इस गति में वापस चला जाए, उल्टा आए नहीं हृदय में, तो वाल्व जरूरी वहाँ पर। दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई पंप नहीं कर रहा होता, प्रेशर नहीं रहता है, रक्त को उल्टा बहने से रोकते हैं, सिरा में वाल्व होते हैं। अब केशिकाएं होती हैं, जो कह सकता हूँ मैं धमनी और शिरा को कनेक्ट करने का काम करेगी। सबसे पतली रक्त वाहिनियाँ धमनियों से निकलकर उत्तक स्तर तक जाती हैं। अब धमनी से रक्त टिश्यू में गया, कोशिका में गया, फिर कोशिका से वापस आएगा ना शिरा में, तो बीच में कौन होगी, केशिकाएं होगी, जो कि धमनी से रक्त को उत्तक तक लेकर जाती है। पदार्थों का आदान प्रदान यही होता है। जैसे रक्त धमनियों में बह रहा है तब पदार्थ उसके साथ है, लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान करना, वहाँ पर भेजना पदार्थ को, फिर केशिकाओं से जाएगा। केशिकाएं मिलकर शिराओं का निर्माण करती। फिर केशिकाएं, देखिए ये धमनी है, धमनी बीच में केशिका आ गई, अब केशिका से आगे शिरा बन गई, तो डायरेक्टली धमनी से शिरा नहीं बनेगी, बीच में केशिका आएगी। विशेष फेफड़ों से जुड़े रक्त वाहिनियाँ, देखिए मैंने आपको बताया धमनी का काम क्या होता है, ब्लड को हृदय से लेकर जाना, हृदय में लाना नहीं, हृदय से दूर लेकर जाना। अब एक आर्टरी धमनी होती है फुफ्फुस, जिसे आप कहते हैं पल्मोनरी। फुफ्फुस धमनी क्या होती है, जब रक्त हृदय, शरीर के बाकी अंगों से वापस हृदय में आ गया रक्त, जो अशुद्ध रक्त है, सिराएं हृदय में लेकर आ गए अशुद्ध रक्त को, अब हृदय से वापस दूर जाएगा लंग्स में, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए रक्त जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन फेफड़ों में ही आती है, और कहाँ आती है। अब ऑक्सीजन फेफड़ों में है तो हृदय से वापस ऑक्सीजन में, हृदय से दूर जा रहा है तो आएगी, नाम तो धमनी आएगा। फेफड़ों में जा रही है तो फुफ्फुस धमनी है। अब शुद्ध होने के लिए रक्त जा रहा है, तो फिलहाल इसमें अशुद्ध रक्त है। वैसे धमनी में शुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध होता है। क्यों, क्योंकि शुद्ध होने के लिए ये हृदय से दूर जा रहा है, तो उस केस में अशुद्ध है। नाम धमनी इसलिए क्योंकि धमनी का मतलब ये कि हृदय से दूर लेकर जा रही है, लंग्स में लेकर जा रही है ब्लड को, और ये फुफ्फुस यानी फेफड़ों में लेकर जा रही है। तो हृदय से फेफड़ों तक ये ले जाती है CO2 युक्त रक्त जो अशुद्ध होता है, फिर इसे धमनी कहते हैं क्योंकि रक्त को हृदय से बाहर ले जाती है। इसी प्रकार फुफ्फुस सिरा, वैसे मैंने कहा सिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाना, हृदय में लाने का काम करती है। अब शुद्ध होने के लिए जो रक्त गया था ना लंग्स में, हृदय में, हृदय से शुद्ध रक्त, अब हृदय से शुद्ध रक्त, सॉरी लंग्स में, लंग्स हृदय से शुद्ध होने के लिए ब्लड गया था लंग्स में, फेफड़ों में, अब फेफड़ों में शुद्ध हो गया रक्त, यानी उसमें O2 मिक्स हो गई। अब सिरा का काम क्या होता है, हृदय तक रक्त को लेकर आना। तो सिरा जो लंग्स से हृदय तक लाएगी वो पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुस से ला रही है तो उसका नाम पल्मोनरी। सिरा में वैसे अशुद्ध रक्त होता है जो हृदय, शरीर के अंगों से हृदय में आता है, तो यहाँ पर होता है शुद्ध रक्त, क्योंकि फेफड़ों में शुद्ध रक्त है, हृदय में लाने का काम कर रही है, O2 युक्त रक्त होता है फुफ्फुस सिरा में। स्पंदन दर क्या होती है, प्रति मिनट धमनी में महसूस, अब धमनी में ब्लड जाता है तो प्रति मिनट उनको महसूस कितने स्पंद हो रहे, धड़कन धक धक कितनी बार कर रहे हैं। सामान्य मानव में ये 72 से 80 स्पंद होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जैसे ये आपके 2 लंग्स है। अब लंग्स किससे कनेक्ट है, आपके हृदय से कनेक्ट है। अब लंग्स से शुद्ध रक्त है, भाई लंग्स में O2 है, ऑक्सीजन है, शुद्ध रक्त है, हृदय में आएगा, किसके द्वारा आएगा, सिरा काम करती है हृदय में रक्त लाने का, तो ये फुफ्फुस सिरा है क्योंकि लंग से लेकर आ रही है, हृदय में रक्त आ गया। अब रक्त आया,
और धमनी और शिरा के बीच में आप केशिका देख रहे हो, ये होती है केशिका जो धमनी और शिरा को जोड़ती है। अब हृदय में शरीर से पंप रक्त हो गया, धमनी से होता हुआ प्रत्येक अंगों तक चला गया और वापस शिरा से होता हुआ लंग फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाएगा ना, तो इस फुफ्फुस धमनी से जाएगा, हृदय से दूर ले जा रही है धमनी। अब चलिए यहाँ पर अपन अगला देखते हैं हृदय। हृदय पंप की तरह कार्य करता है। स्थिति वक्ष गुहा में, निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका, आकार मुट्ठी के बराबर, हृदय बिना रुके जीवन भर धड़कता है। हृदय की संरचना में कुल 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष में दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। अब यहाँ पर दायां आलिंद होता है, इसमें CO2 युक्त रक्त रहता है। दाएं निलय में भी CO2 युक्त रक्त रहता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय में O2 युक्त रक्त रहता है। बायां यानी लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय में आपका O2 युक्त रहता है। राइट आलिंद और राइट निलय में CO2 युक्त रक्त रहता है। O2 और CO2 युक्त रक्त मिलते नहीं है, इनके बीच में सेपरेटर होता है, जैसे सेप्टम बोलते हो, जो बीच को अलग करता है, मध्य की दीवार होती है। मैं 4 भाग बता देता हूँ, इनका थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखिए, अपना ब्लड है, यहाँ पर मान लेते हैं ये लंग्स है। लंग्स से शुद्ध रक्त आ रहा हृदय में, कौन लेकर आ रहे हैं? हृदय में लेकर आना है फुफ्फुस शिरा का काम। तो ये आपकी रही फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा ये लंग्स से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? ये लंग्स से, हृदय से। हृदय से फुफ्फुस शिरा है, शुद्ध रक्त लेकर आई बाएं आलिंद में। ये आपका शुद्ध रक्त है, लाल दिख रहा है एकदम, शुद्ध रक्त है, O2 युक्त शुद्ध रक्त है। शुद्ध युक्त बाएं आलिंद में आया। ये यहाँ पर वाल्व देख पा रहे हो आप, ये वाल्व है बीच में, ये वाल्व, और इस वाल्व से होता हुआ बाएं निलय में आ गया ब्लड। बाएं आलिंद से बाएं निलय में। अब बायां आलिंद और बाएं निलय में कैसा है? शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त रक्त है। अब ये शरीर के अंगों तक जाएगा, तो अंगों तक कैसे जाएगा? ऊपर देखिएगा, महाधमनी आपको देख रही है जिसमें वाल्व होते हैं। अब ब्लड यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ गया। अब यहाँ से ये इसके नीचे से होता हुआ ये महाधमनी है ना, शरीर के अंगों तक भेज देगी। अब महाधमनी से वापस नहीं आएगा क्योंकि इसमें वाल्व होते हैं। महाधमनी वापस पूरे आपके अंगों तक ब्लड को भेज दिया। अब अंगों में ब्लड जैसे केशिकाओं से होता हुआ उसमें फिर CO2 मिक्स हो जाएगी। अब CO2 युक्त रक्त है वो सिराएं लेके आएगी। सिराएं इस महाशिरा में लेकर आ गई, CO2 युक्त रक्त है। महाशिरा है ये दाएं आलिंद में CO2 युक्त रक्त लेके आएगी। दाएं आलिंद फिर एक वॉल्व में खोला जो दाएं निले में। अब दाएं आलिंद और निले के बीच में, कक्षकों के बीच में ये विभाजन है ताकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त ना मिल पाए। ये आपका सेप्टम है, ठीक है, ये वाला। अब दाएं आलिंद से दाएं निलय में ये अशुद्ध रक्त है, CO2 युक्त रक्त है। शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाएगा, तो कहाँ से होता हुआ जाएगा? ये आप देख पा रहे हो, यहाँ आया ये रक्त, यहाँ से होता हुआ ये फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी, धमनी का काम यही है कि हृदय से दूर ले जाना, तो शुद्ध होने के लिए फिर लंग्स में लेकर जाएगी। अब आप बात करते हैं हृदय स्पंद की। हृदय की पेशीय दीवारें लयबद्ध रूप से संकुचित और विश्राम करती हैं। एक संकुचन और विश्राम, ये दोनों स्थिति होती, पंप करती है तब संकुचन और विश्राम दोनों मिलकर एक हृदय की स्पंद, एक बीट बनती है। स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर के गले में, तो वो इसी हृदय स्पंद को वो सुनते हैं, महसूस करते हैं, जिसमें संकुचन और एक विश्रांति मिलकर एक बार धक धक हुआ तो एक इस हृदय स्पंद है। स्टेथोस्कोप में क्या होता है? एक तो चेस्ट पीस होता है जो आपकी चेस्ट पर रखा जाता है, और डायफ्राम होता है जो स्ट्रक्चर डायफ्राम होता है, उसमें नली होती है, और एक ईयर पीस जो कानों में होता है। हृदय की धमनियों को ये एम्पलीफाई करता है स्टेथोस्कोप। वैसे हृदय की धक धक ध्वनि के थोड़ा बढ़ाता है ताकि सही सुनाई दे सके। रक्त परिसंचरण की बात करें, रक्त हृदय के दाएं भाग यानी यहाँ पर राइट भाग, दाएं भाग से राइट भाग से शुद्ध होने के लिए, हृदय के राइट भाग से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में लंग्स आया। फेफड़ों में उसमें क्या मिक्स हो गई? O2 मिक्स हो गई। O2 मिक्स होकर उसके हृदय के लेफ्ट भाग में आई, बाएं आलिंद में आया, और फिर बाएं निले से होता हुआ शरीर के पूरे अंग कोशिका तक पंप हुआ। शरीर से CO2 युक्त लेकर वापस हृदय में आता है, ये यहाँ से। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। रक्त परिसंचरण ये हुआ है, इसकी खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने की है, अंग्रेज चिकित्सक रहे हैं। और शुरुआत में जब रक्त परिसंचरण इस प्रकार से होता है पता चला तो लोगों ने उसका मजाक बनाया, और हालांकि अभी बाद में इसको स्वीकार्य होता ही है, हमेशा पता है आपको। अब बात करते हैं निचले जंतुओं में परिसंचरण, जैसे स्पंज और हाइड्रा में रक्त नहीं होता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहीं, आपको पता था क्या? स्पंज और हाइड्रा में ब्लड नहीं होता, इसलिए इसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। ये जंतु पानी में रहते हैं, पानी उनके शरीर में प्रवेश करता है और भोजन व ऑक्सीजन पहुंचाता है। बाहर जाते समय CO2 और अपशिष्ट पदार्थ भी साथ ले जाता है। इसमें पानी ही होता है, रक्त नहीं होता स्पंज और हाइड्रा में। जंतुओं में उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ का, जब कोशिकाएं कार्य करती हैं तो अपशिष्ट पदार्थ हैं, विषैले पदार्थ बनते हैं, तो इन्हें बाहर निकालना जरूरी है।
बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन है। उत्सर्जन तंत्र इन पदार्थों को छान कर बाहर निकालता है। कैसे फिल्टर होता है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र में जो अशुद्धियाँ, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं कोशिकाओं में, बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र में किडनी, तो किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। उसके बाद किडनी कनेक्ट होती है मूत्र वाहिनियों से। मूत्र वाहिनियों से जो उत्सर्जन पदार्थ है मूत्र के रूप में मूत्राशय में आता है, फिर मूत्र मार्ग से बाहर होता है। ये उत्सर्जन तंत्र के, ये आपकी वृक्क किडनी है, दो किडनी, ये किससे कनेक्ट है? दो मूत्र वाहिनी आपको दिख रही है। मूत्र वाहिनी आगे मूत्राशय से है, जहाँ पर मूत्र कलेक्ट एकत्रित होता है, और मूत्र मार्ग मूत्र रंध्र से होता हुआ बाहर आता है। तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र के भाग हो जाएंगे। अब जो किडनी की बात करें, किडनी क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, छानती है ब्लड को, और उपयोगी पदार्थ वापस अवशोषित होते हैं। ऐसा नहीं ब्लड में सारा ही कचरा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है ना ब्लड में, पोषक तत्व जो उपयोगी है जिन्हें बाहर नहीं करना है, तो वापस उसे एब्जॉर्ब भी करता है। किडनी रक्त को फिल्टर करेगी, उपयोगी पदार्थ को एब्जॉर्ब करेगी, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो एक्स्ट्रा जल है वो मूत्र के रूप में जाएगा। सारी चीज़ें नहीं जाएगी, अवशोषित भी होता है यहाँ पर। मूत्र निर्माण में किडनी क्या करेगी? मूत्र वाहिनी में कनेक्ट होगी, फिर मूत्रा से मूत्र मार्ग मूत्र रंध्र से बाहर होगा। अब मूत्र की संरचना में क्या होता है? जैसे बात करें वयस्क, प्रतिदिन व्यक्ति वयस्क है ना, कितना लीटर मूत्र यहाँ पर उत्सर्जित करता है? 1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र में होता क्या? पानी होता है मैक्सिमम। 95% मूत्र में पानी होता है, 2.5% उसमें यूरिया होता है, और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। 95 पानी, 2.5% यूरिया, और फिर अन्य अपशिष्ट है। पसीने की बात करें, पसीने में क्या होता है? जल और लवण होता है। कपड़ों पर सफ़ेद दाग है, पसीने में लवण के कारण होते हैं। पसीना जब वाष्पित होता है, वाष्पित ध्यान देना क्वथनांक से कम ताप पर होता है वाष्पन, तो पसीना जब भाप बनकर एक तरीके से ऊपर उड़ जाता है तो अपने साथ गर्मी को लेकर जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। किडनी खराब होने पर डायलिसिस किया जाता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है, जहर को बाहर निकालने का काम कर रही है। वो खराब हो गई तो जहर अंदर हो जाएगा, तो इसकी एक कृत्रिम प्रक्रिया है डायलिसिस। चोट या संक्रमण से वृक्क काम करना बंद कर सकता है, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो ऐसे में कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है जो रक्त को फिल्टर कर सके। ये प्रक्रिया अपवहन या डायलिसिस कहलाती है। कृत्रिम किडनी बनाई गई है। अब अलग अलग जंतुओं में उत्सर्जन अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट है। जलीय जीव जैसे मछली है ना, मछली क्या उत्सर्जन करती है? मूत्र में मछली में क्या होता है? अमोनिया होता है उसके मूत्र में, अमोनिया। मछली में उत्सर्जक पदार्थ अमोनिया है। मनुष्य में यूरिया होता है, तो 2.5% आपने देखा ना ऊपर, भाई 2.5% यूरिया है, क्योंकि मनुष्य के मूत्र में क्या होता है? यूरिया होता है। इसी प्रकार मछली में क्या होता है? अमोनिया होता है। तो मछली में अमोनिया, मनुष्य में यूरिया, तो पक्षी छिपकली सिरप में यूरिक एसिड होता है, सो सफ़ेद ठोस होता है। पक्षी छिपकली सिरप में यूरिक एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पादपों में कैसे पदार्थों का परिवहन होता है? तो पादपों को आवश्यकता क्यों है? जड़ें जल और खनिज अवशोषित करती है, पत्तियां भोजन बनाती है। सभी भागों को भोजन मिलना आवश्यक है। पत्तियों में भोजन बना तो अन्य भागों में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जाइलम होता है, एक फ्लोएम उत्तक होता है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करेगा जाइलम। जाइलम जड़ में मूलरोम मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करती है। जाइलम की जड़ में मूलरोम होती है ना, मूलरोम सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है, यानी मूल रोम यानी जो जड़ है उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ाती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषित हो सके। जाइलम नलियों का जाल होता है, जड़ से तना, तना से टहनियाँ पत्तियों तक जाता है। पादप में जल का मुख्य परिवहन तंत्र जाइलम है। फ्लोएम की बात करें, भोजन का परिवहन, जैसे जड़ तो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आया एक दिशा में, भोजन पत्तियों में बना है ना, तो पत्तियां भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण से। फ्लोएम उत्तक होता है ना, फूड फ्लोएम, पौधों के सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है। जड़, तना, पत्ती, ऊपर नीचे दोनों दिशा में ये फ्लोएम गति करता है, लेकिन जाइलम एक दिशा में करता है। वाष्पोत्सर्जन की बात करें, पत्तियों के रंध्रों से, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें जल वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के रंध्र से जल वाष्प के रूप में जल का निकलना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट किया मैंने, वाष्पोत्सर्जन से चूषण अभिकर्षण बनता है। मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रो से पानी खींचने जैसा है। आप जूस पीते हो ना, स्ट्रो से नली होती है ना, उससे मुंह में डालकर, तो पानी किस प्रकार ऊपर आता है। इसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि पत्तियों से पानी बाहर निकलना। बाहर पानी निकला है तो नीचे से एक ऊपर कमी आई, तो नीचे से ऐसे एक आकर्षण बल लगेगा कि पानी को ऊपर की खींचने का काम करेगी, क्योंकि पानी ऊपर उड़ चुका है तो ऊपर कमी हुई तो नीचे से पानी खींचने का काम होगा, तभी जाइलम यानी जड़ से पानी ऊपर आता है। ये वाष्पोत्सर्जन से होता है।
वाष्पोत्सर्जन से ही नीचे से एक अभिकर्षण बल लगता है, चूषण अभिकर्षण इसे बोलते हैं, जो कि जड़ से पत्तियों तक जल बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसी कारण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पौधे को ठंडा रखने में भी मदद करती है, गर्मी लेकर वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से जल उड़। अब अंतिम फैक्ट देखते हैं। लाल स्याही वाला प्रयोग है, एक क्रियाकलाप है। गिलास में पानी डाला आपने, लाल स्याही डाली उस पानी में, पौधे की टहनी को उसमें आपने डुबो दिया और अगले दिन आप देखेंगे टहनी लाल हो गई, क्योंकि लाल स्याही है वो अनुप्रस्थ काटने पर आपको जाइलम में लाल रंग स्पष्ट दिखता है। मतलब है जाइलम जल और घुले पदार्थों को ऊपर ले जाता है, तो ये घुले हुए जल में घुले हुए पदार्थ स्याही वगैरह ऊपर लेकर चला गया। तो ये प्रयोग आपने देखा जाइलम के द्वारा। तो ये आपने देख लिए क्लास 7th के सारे 5 चैप्टर। इस प्रकार क्लास 8 के चैप्टर हैं, ये आप PDF में अभी देख सकते हो। क्या करना है, टॉप ट्रेंडिंग जी ऐप इंस्टॉल करना है। वहाँ पर ई बुक का सेक्शन रहता है अपना, ई बुक का सेक्शन। उस ई बुक के सेक्शन में हालांकि ये PDF है, एक मिनिमल प्राइस में पेड है, लेकिन आपके लिए फ्री है। कूपन कोड आपको वीडियो की शुरुआत में बताया मैं, वो कूपन कोड आप लगाएंगे TT बायो, तो फ्री में ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। और क्या चाहिए, जिसमें ये पूरा कंटेंट रहेगा क्लास 7th का, 6th का और 8th का। ये 8th का है और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया सारा कंटेंट। ये आपका 6th का बायोलॉजी का शरीर में गति जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आपने ये धुराग्र संधि है, हिंज संधि है, जो ये आपकी NCERT क्लास 6 में और कैंडिडेट को पता नहीं है। तो ये चीज़ें जब एग्जाम में आ जाए तो क्या लगेगा आपको, भाई क्लास 6 का मटेरियल आ गया और आपको पता नहीं। क्लास 8th का आ गया है, 8th की बायोलॉजी है, क्योंकि बायोलॉजी को इसलिए डाला है 9th 10th में कुछ चीज़ें हैं नहीं आपकी, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो एग्जाम में आ जाती। बाकी फिजिक्स वगैरह 9th 10th में सारी हैं जो 6 से 8th में है। केमिस्ट्री के हैं कुछ चैप्टर जो हमने कोर्स में ऑलरेडी डाल दिए। तो कोर्स आप देखेंगे 9th 10th NCERT को पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज कवर किया, उसका एग्जाम्पल कवर किया है। तो कोर्स भी अवेलेबल है चैप्टर वाइज, और उसमें आपको 2022 ग्रुप डी के पेपर मिल जाएंगे, 2024 रेलवे के साथ में पेपर मिल जाएंगे। कोर्स में PDF कोर्स भी है, वीडियो भी लेना चाहते हो दोनों ले सकते हो। उसमें कूपन कोड TTG के लगा देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।